पता नहीं किसने दुर्गा माँ की मूर्ति को गली के कोने में कूड़ेदान में फेंक दिया था। पास से गुजरने वाले किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, कुछ ने तो मूर्ति के ऊपर और कूड़ा फेंक दिया। केवल एक छोटी लड़की जो कबाड़ बीन रही थी रुकी झुकी और धीरे धीरे धूल साफ करके उसे अपने घर ले आई। उसी दिन से कई अजीब बातें होने लगीं। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे होने वाले बदलाव थे जो किस्मत को एक नई दिशा दे रहे थे। अंत तक जरूर सुनिए यह जानने के लिए कि कैसे एक टूटी हुई मूर्ति ने एक जिंदगी बचा ली। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आप सच्चाई की खोज में हमारे साथ हर दिन इस सफर पर चल सकें। मुंबई के एक कोने की शाम में एक अजीब सी खामोशी थी, खासकर जब दिन की आखिरी धूप गली नंबर 93 के आखिर में बने कूड़े के ढेर पर पड़ रही थी, जहां टिन की झुग्गियां एक दूसरे से सटी हुई थीं, मानो तेजी से बढ़ते शहर में अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कर रही हों। वहीं पर एक छोटी सी जंग लगी टिन की झोपड़ी थी, जिसका फर्श टूटा हुआ था और छत से पानी टपकता था। यह 2 लोगों का घर था, एक दादी और उनकी पोती कमला देवी, 70 साल की एक महिला जिन्हें गठिया की वजह से लगभग आधे पैर में लकवा मार गया था, और उनकी 8 साल की पोती प्रिया, जो दुबली, पतली, सांवली और छोटे बालों वाली थी और अक्सर रंग बिरंगे रबर बैंड से बंधी टूटी चप्पलें पहनती थी। घर में घड़ी नहीं थी, लेकिन प्रिया को कचरे की गाड़ी के हॉर्न और 7 आवारा कुत्तों के भौंकने से समय का पता चल जाता था। कमला देवी अब ज्यादा चल फिर नहीं सकती थीं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी प्रिया के नन्हे कंधों पर आ गई थी। 6 साल की उम्र से ही प्रिया ने कचरा बीनना और कबाड़ बेचकर दादी के लिए दवा खरीदना सीख लिया था। धीरे धीरे उसे कूड़े के ढेर की बदबू और बारिश के बाद उठने वाली काली मिट्टी की गंध की आदत हो गई थी। सुबह वह प्लास्टिक की टोकरी लेकर आस पास की बस्तियों में बोतलें और कसपास की बस्तियों में डिब्बे बीनने निकल जाती। दोपहर में वह बाजार जाकर सूखी सब्जियां और मछली के टुकड़े मांग लाती। शाम को वह सड़क के आखिर में बड़े कूड़े के ढेर पर जाती, जहां सुपरमार्केट, होटलों और घरों का कचरा फेंका जाता था। टूटी कुर्सियां, टूटे कप, फटे जूते, पुराने कपड़े। जब भी दादी पूछती कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रही, प्रिया बस मुस्कुरा देती और कहती, जब आपके पैर ठीक हो जाएंगे तब जाऊंगी। लेकिन वह जानती थी कि कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। स्कूल से कई बार बुलावा आया, लेकिन उसके पास कागजात नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थी, और स्कूल की फीस तो एक बहुत बड़ी बात थी। प्रिया किसी को दोष नहीं देती थी, उसे बस दुख होता था। कभी कभी अपनी किस्मत पर रोना आता था, खासकर जब वह स्कूल के गेट के पास से गुजरती और अपनी उम्र के बच्चों को कंचे खेलते देखती, जबकि वह खुद कूड़े के ढेर में खड़ी होती थी। उसके हाथ सड़ी मछली और तेल की बदबू से सने होते थे। वह जुलाई की एक शाम थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। प्रिया नंगे पैर कीचड़ में चल रही थी। बियर के केन और दूध के डिब्बे उठाकर एक काले पॉलीथिन बैग में डाल रही थी। उसकी आंखें बिकने वाली हर चीज को पहचानने की आदी हो चुकी थीं। तांबे के तार, पुरानी बैटरियां, मोटा प्लास्टिक। लेकिन आज ताजे फेंके गए कूड़े के ढेर के बीच प्रिया ने एक अजीब चीज देखी। कुछ हाथीदांत जैसी सफेद चीज गीले कागज में लिपटी हुई थी और शाम की हल्की धूप में चमक रही थी। वह पास गई, कुछ डिब्बों को हटाया और देखा कि यह एक हाथ जितनी ऊंची चीनी मिट्टी की मूर्ति थी, जिसके पैर टूटे हुए थे, लेकिन ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सही था। यह एक महिला की मूर्ति थी, जिसने एक साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा शांत था, आंखें नीचे झुकी हुई थीं और हाथ छाती पर जुड़े हुए थे। उसने कभी किसी की इतनी कोमल आंखें नहीं देखी थीं। मूर्ति गंदी थी और पैर टूटे हुए थे, लेकिन चेहरा इतना साफ था जैसे अभी अभी पोंछा गया हो। पता नहीं क्यों प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मूर्ति को उठाया और उसे सीने से लगा लिया।
जैसे उसे डर हो कि कोई इसे छीन लेगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए यह चीज बेचने लायक नहीं थी क्योंकि यह टूटी हुई थी, लेकिन यह सुंदर थी। और सुंदरता एक ऐसी चीज थी जो प्रिया को बहुत कम मिलती थी। बचपन से लेकर अब तक उसने जो कुछ भी उठाया था वह पुराना, फटा हुआ और गंदा था। यह पहली बार था जब उसके पास कुछ ऐसा था जिससे उसका दिल गर्म हो गया था। यह कोई केन या प्लास्टिक का कप नहीं था, बल्कि एक सुंदर इंसान था जो आंखें बंद करके उसे देख रहा था। घर लौटते समय वह हर दिन से ज्यादा धीरे चल रही थी। उसके हाथ में अभी भी मूर्ति थी, पैर कीचड़ से सने थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं। घर पहुंचकर उसने धीरे से मूर्ति को कुएं के पानी से धोया, पुराने टूथब्रश से साड़ी की हर सिलवट और बालों की हर लट को साफ किया। टूटे हुए पैर जुड़ नहीं सकते थे, लेकिन शरीर और सिर अभी भी सही थे। थोड़ी देर साफ करने के बाद मूर्ति सफेद चमकने लगी, जिसमें एक अजीब सी पवित्रता थी। कमला देवी ने बैठकर पूछा। यह देवी बैठकर पूछा, क्या है? बेटी प्रिया ने जवाब दिया, शायद यह दुर्गा माँ की मूर्ति है दादी। मुझे यह बहुत सुंदर लगी। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, यह दुर्गा माँ है। मेरे पास भी एक ऐसी मूर्ति हुआ करती थी बहुत पहले। और फिर वह चुप हो गईं। प्रिया ने और कुछ नहीं पूछा। वह बस मूर्ति को देखती रही। फिर एक पुराना थर्माकोल का डिब्बा ढूंढा, उस पर एक फटा हुआ कपड़ा बिछाया और मूर्ति को उस पर रख दिया, अपने सोने की जगह के पास। उसने पास के खाली मैदान से कुछ जंगली फूल तोड़े और उन्हें पानी की बोतल में लगाकर मूर्ति के पास रख दिया। मूर्ति को अकेला देखकर प्रिया ने उसके चारों ओर कुछ छोटे पत्थर रख दिए, जैसे कोई खिलौने सजाता है। उस रात पहली बार प्रिया जल्दी नहीं सोई। वह पीठ के बल लेटी, हाथ सिर के नीचे रखे और टिन की छत में बने छेदों से चांदनी को देखती रही, फिर मूर्ति की ओर देखने लगी। धुंधले अंधेरे में दुर्गा माँ का चेहरा एक बहुत पतली कोमल रोशनी बिखेरता हुआ लग रहा था। प्रिया ने फुसफुसाया, माँ, मेरी माँ तब गुजर गई थीं जब मैं सिर्फ 3 साल की थी। मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। दादी कहती हैं कि वह बहुत सुंदर थीं। मुझे नहीं पता कि वह आपकी तरह दिखती थीं या नहीं, लेकिन अगर दिखती होंगी तो मुझे लगता है कि वह बिल्कुल ऐसी ही होंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक ऐसी चप्पल दे दो जो फटी ना हो। स्कूल में बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पैरों से बदबू आती है। मेरी चप्पलें कचरे जैसी हैं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बार जब मैं उसे बांधने के लिए झुकती हूं तो वे हंसते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। यह कहकर उसने एक लंबी सांस ली, दीवार की ओर मुंह किया और तकिया पकड़कर सो गई। बाहर हवा छत की दरारों से अंदर आ रही थी और बारिश टिन की छत पर टप टप गिरने लगी और फिर सीमेंट के फर्श पर टपकने लगी। कमला देवी कंबल में दुबकी हुई खांस रही थीं। प्रिया उठी, एक छोटी बाल्टी पानी के नीचे रखी और दूसरी प्लास्टिक की बाल्टी को भी टपकती जगह के नीचे खिसका दिया। लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी की अस्त व्यस्तता के बीच दुर्गा माँ की मूर्ति वहीं बैठी रही, शांत, चुपचाप उस अंधेरे की ओर देखती रही जहां प्रिया लेटी थी। कोई नहीं जानता था कि कचरे के बीच रहने वाले बच्चे के लिए सफाई एक विलासिता थी। एक ऐसे बच्चे के लिए जिसने कभी गुड़िया नहीं पकड़ी थी, जिसे जन्मदिन पर कभी कोई तोहफा नहीं मिला था, एक टूटी हुई बेजान मूर्ति भी एक दोस्त बन सकती थी। सुंदरता इस बात में नहीं थी कि वह पूरी थी या नहीं, बल्कि इस बात में थी कि वह कैसे किसी को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शांत महसूस कराती थी। और जिस सुंदरता को प्रिया उस दिन घर लाई थी, वह पहली बार था जब उसने किसी से कुछ मांगा था, न दादी से, न किसी अजनबी से, बल्कि एक अनाम मूर्ति से जिसके पैर नहीं थे, जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन जिसने एक कूड़े, हवा और चिढ़ाने वाली हंसी से भरी शाम में उसके दिल को शांत कर दिया था। उस रात की बारिश सुबह तक जारी रही। जब प्रिया उठी तो कीचड़ का पानी दरवाजे तक आ गया था।
कागज से भरा डिब्बा गीला हो गया था और कपड़े अभी भी सूखे नहीं थे, लेकिन दुर्गा माँ की मूर्ति अभी भी सूखी थी, थर्माकोल और कपड़े पर सुरक्षित रखी हुई थी। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़े कुछ नहीं कहा, बस देर तक सिर झुकाया और फिर अपनी टोकरी उठाकर एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए घर से निकल गई। अध्याय 2 बिना पैरों वाली मूर्ति। घर में सिर्फ एक पीला बल्ब था जो टेढ़ी मेढ़ी टिन की छत के बीच में लटका हुआ था। उस धुंधली रोशनी में मूर्ति की परछाई दीवार पर किसी असली इंसान से भी ज्यादा लंबी, खामोश और सिर झुकाए हुए दिख रही थी। मूर्ति को अच्छी तरह साफ करने के बाद प्रिया ने उसे एक पुरानी प्लास्टिक की मेज पर रख दिया। यह मेज भी किसी ने बाजार में फेंक दी थी, जिसे वह उठाकर ले आई थी, साफ किया और नीचे ईंटें लगाकर सीधा किया था। मेज का एक कोना टूटा हुआ था, एक पैर गायब था, लेकिन आज कुछ ईंटों के सहारे यह उस 10 वर्ग मीटर की छोटी सी झोपड़ी में सबसे सम्मानित जगह बन गई थी। उसने दादी का पुराना फटा हुआ कपड़ा लिया जिसे वह अपनी पीठ के नीचे रखती थीं, और उसे मूर्ति के नीचे बिछा दिया ताकि मूर्ति पर खरोंच न आए। फिर उसने एक प्लास्टिक की बोतल में नदी के पास के खाली मैदान से तोड़े हुए कुछ जंगली फूल रखकर उसे फूलदान बना दिया। सब कुछ सस्ता और टूटा फूटा था, लेकिन जब उसने दुर्गा माँ की मूर्ति को वहां रखा तो प्रिया नीचे बैठ गई और उसे देखने लगी। अचानक उसे लगा जैसे घर की हर चीज शांत हो गई है, गंभीर हो गई है। मूर्ति की झुकी हुई आंखें जैसे सुन रही थीं, जैसे जानती थीं कि वह किन मुश्किलों से गुजरी है। आज उसके पास असली अगरबत्ती नहीं थी, तो प्रिया ने दादी के सुखाए हुए संतरे के छिलकों का एक टुकड़ा लिया, जिसे दादी मच्छर भगाने के लिए जलाती थीं, और उसे पुराने लाइटर से जला दिया। आग की लपटों से तीखी गंध वाला धुआं उठा, लेकिन वह फिर भी गंभीरता से हाथ जोड़कर चुपचाप बैठी रही। उसकी गंध वाला धुआं, आंखें मूर्ति पर थीं, और उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे उसे डर हो कि कोई सुन लेगा, जैसे उसके शब्द उस मूर्ति के लायक नहीं थे। उसने फुसफुसाया, मैं अमीरी नहीं मांगती, बस स्कूल जाने के लिए एक सही सलामत चप्पल चाहती हूं, ताकि दोस्त मेरा मजाक न उड़ाएं। यह बात उसके दिल की बहुत गहराई से निकली थी, जिसमें कोई लालच नहीं था, कोई बड़ा सपना नहीं था, बस एक ऐसी चीज की चाहत थी जो दूसरों के लिए बहुत सामान्य थी, एक सही सलामत चप्पल। प्रिया जो चप्पल पहन रही थी वह हरे रंग की प्लास्टिक की चप्पल थी, जिसकी पट्टी लगभग टूट चुकी थी, दोनों तरफ से फट गई थी, और एड्डी में एक छोटी उंगली के बराबर छेद था। पट्टी को टिकाए रखने के लिए उसने अपने पैर के चारों ओर रबर बैंड लपेट रखे थे, ताकि चलते समय वह निकल न जाए। लेकिन रबर बैंड हमेशा बात नहीं मानते थे, कभी कभी वे फिसल जाते थे, खासकर जब प्रिया तेजी से दौड़ती या किसी पत्थर से टकरा जाती। ऐसे समय में उसे स्कूल के आंगन में झुककर उसे फिर से बांधना पड़ता और दोस्तों की चुभती नजरों को सहना पड़ता। एक बार क्लास के राजू ने उसे चप्पल बांधते हुए देखा तो उसने जानबूझकर उससे टकराने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया, इसकी फटी चप्पल की वजह से मैं गिर गया। लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं। टीचर ने ज्यादा कुछ कार्य है नहीं कहा, बस प्रिया की ओर देखा और बोली, कल साफ सुथरी चप्पल पहनकर आना। वह बस धीरे से जी कह सकी, सिर झुकाए आंसू रोकने की कोशिश करती रही। उस दिन के बाद प्रिया कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गई। उसने दादी से कहा कि वह थक गई है, लेकिन असल में वह उस चप्पल को दोबारा नहीं पहनना चाहती थी। वह दूसरों की दया और तिरस्कार भरी नजरें नहीं सहना चाहती थी। एक बार वह दरवाजे पर बैठी अपने पैरों को देख रही थी, जो धूप और कचरे से काले पड़ गए थे, और उसने दादी से पूछा, दादी, सब मुझे गरीब क्यों कहते हैं? दादी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस पंखे को हिलाती रहीं, फिर धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और थकी हुई और कोमल आवाज में कहा, भगवान गरीबों से नफरत नहीं करते बेटी,
बस तुम अच्छी इंसान बनकर जियो। उसे यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन सुनकर उसे शांति मिली, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस चुपचाप प्यार से उसका सिर सहला रहा हो। उस रात हवा तेज हो गई, पुरानी टिन की चादरें खड़खड़ाने लगीं और बिना किसी चेतावनी के बारिश होने लगी, जैसे कोई बाल्टी उड़ेल रहा हो। पानी की बूंदें कीलों के छेदों से रिसकर ईंट की दीवारों पर और फिर सीमेंट के फर्श पर टपकने लगीं। प्रिया ने जल्दी से प्लास्टिक की बाल्टी पानी के नीचे रखी, कुछ सूखे सीमेंट के बोरे फर्श पर बिछाए और गीले कपड़े उठाने भागी। कमला देवी एक कोने में सिकुड़ी हुई खांस रही थीं, कांपते हाथों से पतला कंबल ठुड्डी तक खींच रही थीं। इस अफरा तफरी में दुर्गा मां की मूर्ति प्लास्टिक की मेज पर सुरक्षित रही, न हिली न गीली हुई, बस दिए की पीली रोशनी में सफेद चमकती रही। काम खत्म करके प्रिया ने दिया बुझाया और अपनी चटाई पर लेट गई। लेटने से पहले उसने सावधानी से मूर्ति को एक छोटे कपड़े में लपेटा और उसे सीने से लगा लिया। भले ही मूर्ति ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। शायद इसलिए कि यह पहली बार था जब उसे लगा कि कोई उसके साथ है। दादी नहीं, जो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं। दोस्त नहीं, जो सिर्फ हंसना जानते थे, बल्कि कोई ऐसा जो चुपचाप उसे कोमल आंखों से देखता था। हवा के झोंके से दिए की लौ हिली और दीवार पर मूर्ति की परछाई ऐसे हिली जैसे वह प्रार्थना में सिर झुका रही हो। प्रिया ने पैबंद लगा कंबल अपने कंधों तक खींचा, मूर्ति को धीरे से चूमा और आंखें बंद कर लीं। सोने से पहले उसने एक बार फिर बहुत धीरे से फुसफुसाया, कल अगर मेरे पास एक पाला के सही सलामत चप्पल होगी तो मैं वापस स्कूल जाऊंगी। मैं वादा करती हूं। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी, हवा अभी भी छोटी गली से गुजर रही थी, लेकिन उस पुरानी टिन की झोपड़ी में एक बच्ची सो रही थी, जिसके दिल में एक वादा था और हाथ में एक बिना पैरों वाली मूर्ति, एक ऐसी मूर्ति जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अध्याय 3, दरवाजे पर चप्पलें। अगली सुबह सूरज निकलते ही प्रिया जाग गई। रात की बारिश ने हवा को अजीब तरह से ताजा कर दिया था। टिन की छत पर बची पानी की बूंदें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। वह उठी, अपनी आंखें मलीं और प्लास्टिक की मेज की ओर देखा जहां मूर्ति रखी थी। मूर्ति वहीं थी, सिर झुकाए, आंखें आधी खुलीं जैसे मुस्कुरा रही हो। प्रिया थोड़ी देर मूर्ति को देखती रही, फिर चटाई उठाई और फर्श पर बिछे सीमेंट के बोरों को समेटा। कमला देवी अभी भी सो रही थीं, उनकी सांसें हवा की तरह हल्की और नियमित थीं। वह चुपचाप दरवाजे पर गई, बाहर आंगन में गीले कपड़े सुखाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी खोली और जंग लगे टिन के दरवाजे को थोड़ा सा धकेला, वह अचानक रुक गई। ठीक उसकी आंखों के सामने दरवाजे के खंभे पर लगी एक कील पर एक सफेद पॉलीथीन बैग लटका हुआ था, जिसके अंदर पारदर्शी पन्नी में लिपटी कोई चीज थी। सुबह की धूप पतली प्लास्टिक से छनकर एक जाने पहचाने हरे रंग को उजागर कर रही थी। प्रिया का दिल तेज ही से धड़कने लगा। उसने बैग उठाया और धीरे धीरे उसे खोला। वह एक बिल्कुल नई हरे रंग की प्लास्टिक की चप्पल की जोड़ी थी, जिसकी पट्टियां मोटी और मुलायम थीं और उसमें से नई प्लास्टिक की महक आ रही थी। वही जानी पहचानी डिजाइन, वही सस्ती स्कूल वाली चप्पल, लेकिन साफ, बिना किसी खरोंच या दरार के, और सबसे जरूरी बात, यह उसके पैर के नाप की थी। प्रिया कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध खड़ी रही। उसने छोटी गली में चारों ओर देखा, जो सुबह के समय शांत थी। किसी पड़ोसी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। आस पास कोई नहीं था, कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। वह अंदर गई और दादी को चप्पलें दिखाईं। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। कमला देवी उठीं, अपनी आंखें मलीं और बोलीं, अरे यह किसने दी? प्रिया ने सिर हिलाया।
दादी ने कहा। शायद किसी ने तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हें तोहफा दिया है। दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, वह बस चप्पलों को देखती रही और फिर मेज पर रखी दुर्गा मां की मूर्ति को। उसके सीने में एक कोमल विश्वास जागा। वह समझा नहीं सकती थी क्यों, लेकिन उसने एक बच्चे की तरह और बहुत सच्चाई से माना कि दुर्गा मां ने उसकी बात सुन ली है। उसने नई चप्पलें तुरंत नहीं पहनी। उसने अपना मुंह धोया, कपड़े बदले, अपने पुराने प्लास्टिक के बैग को पोंछा और फिर सम्मानपूर्वक उन चप्पलों को पहना। वे उसके पैरों में बिल्कुल फिट थी, ना बहुत ढीली न बहुत तंग। चलना इतना हल्का था जैसे वह हवा में चल रही हो। अब कोई खड़खड़ की आवाज नहीं थी, कोई रबर बैंड की जरूरत नहीं थी। वह आंगन में कुछ कदम चली और फिर मूर्ति के सामने आकर खड़ी हुई और बहुत गहराई से सिर झुकाया। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बस एक सिर झुकाना ही कृतज्ञता से भरा था। उस दिन प्रिया 3 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल गई। स्कूल जाते समय वह बहुत करगी की हाँप करे धीरे धीरे चल रही थी, अपने पैरों को देखती हुई। सूरज चढ़ चुका था और छोटी गली चमक रही थी। कल की बारिश से बने पानी के गड्ढों में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। हर कदम पर नई चप्पलें एक सुखद थप थप की आवाज कर रही थी, ना कि पुरानी फटी चप्पल की तरह घिसटने की। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि दोस्त फिर से उसका मजाकर उड़ाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज दोस्त हंसे नहीं, बल्कि वे इशारा करके कह रहे थे, अरे प्रिया ने नई चप्पलें पहनी हैं, कितनी सुंदर हरी हैं। यह वैसी ही है जैसी मैंने उस दिन दुकान से खरीदी थी। किसी ने धीरे से पूछा, तुम्हारे लिए यह किसने खरीदी? प्रिया बस मुस्कुराई और सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी और न ही अपने सपने या दुर्गा मां की मूर्ति के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। दोस्त आज उसका मजाकर नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन कल वे शायद उसे पागल कहते अगर वह कहती भगवान ने मुझे चप्पलें दी। इसलिए वह बस मुस्कुराई, सिर झुकाए, दिल कृतज्ञता से भरा हुआ। उस दिन क्लास जल्दी बीत गई। टीचर ने प्रिया का नाम पुकारा और उसे देखकर धीरे से सिर हिलाया। क्लास में वह हर दिन से ज्यादा शांत बैठी, ज्यादा ध्यान से पढ़ रही थी और अब वह अपने हाथों से अपनी चप्पलें नहीं छिपा रही थी। ब्रेक के दौरान वह कोने में नहीं छिपी, बल्कि हिम्मत से आंगन में निकली। उसने सिर्फ एक सही सलामत चप्पल की वजह से कभी इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं किया था। दूसरों के लिए एक नई चप्पल एक सामान्य चीज हो सकती है, लेकिन प्रिया के लिए यह एक अलग दुनिया में कदम रखने जैसा था। एक ऐसी दुनिया जहां लोग अब उसे दया या मजाक की नजरों से नहीं देखते थे। एक ऐसी दुनिया जहां उसे लगा कि वह योग्य है, उसे स्वीकार किया गया है, उसका सम्मान किया गया है। उस दिन से प्रिया ने एक नई आदत बना ली। हर रात सोने से पहले वह प्लास्टिक की मेज के सामने बैठती, जहां बिना पैरों वाली दुर्गा मां की मूर्ति रखी थी। उसके पास अगरबत्ती नहीं थी, लेकिन वह फिर भी सूखे संतरे के छिलके जलाती, हाथ जोड़कर मां को दिन भर की बातें बताती। वह क्लास की बातें, एक मुश्किल सवाल बाड़ के कोने में, एक आवारा बिल्ली के 4 बच्चों को जन्म देने की बात और यहां तक कि दादी की तबीयत खराब होने की बात भी बताती। उसने और कुछ नहीं मांगा, वह बस एक बेटी की तरह अपनी मां को सब कुछ बताती और वह मूर्ति चुपचाप रहती, न हिलती न बोलती। लेकिन प्रिया को हमेशा लगता कि मां सुन रही हैं। एक रात कमला देवी आधी रात को अचानक उठीं और देखा कि प्रिया मूर्ति से बात कर रही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रहीं और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वह समझ गईं, उनकी छोटी पोती को अपनी आत्मा को सहारा देने के लिए एक जगह मिल गई थी। भले ही वह अदृश्य हो, भले ही वह टूटी हुई हो। उस दिन से उन्हें प्रिया को अकेले बात करते देखकर चिंता नहीं हुई। वह जानती थीं कि जिन बच्चों को प्यार की सबसे ज्यादा कमी होती है, उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है,
और अगर वह सहारा उस बच्ची को एक अच्छा और मेहनती इंसान बनाता है, तो चाहे वह बिना पैरों वाली मूर्ति ही क्यों न हो, यह एक अच्छी बात है। हर रात दिए की टिमटिमाती रोशनी में दुर्गा माँ की मूर्ति सिर झुकाए बिना हिले डुले बैठी रहती, एक भी शब्द नहीं बोलती। लेकिन एक 8 साल की बच्ची के दिल में मूर्ति चुप नहीं थी। हर फुसफुसाहट, हर सिर झुकाना, हर मीठा सपना वहीं से शुरू होता था। और दरवाजे पर मिली चप्पलों वाली सुबह से प्रिया थोड़ी और बड़ी हो गई थी। इसलिए नहीं कि उसकी भौतिक स्थिति बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने उम्मीद करना सीख लिया था। अध्याय 4 गली के कोने वाला सुपरमार्केट। प्रिया जिस छोटी गली में रहती थी, वह एक बड़ी सड़क तक जाती थी जहां कुछ समय पहले ही एक मिनी सुपरमार्केट खुला था। इलाके के कई लोगों के लिए वह सुपरमार्केट किराने का सामान खरीदने के लिए एक सुविधाजनक जगह थी, लेकिन प्रिया के लिए यह एक अलग दुनिया की तरह थी। चमकदार, साफ सुथरी, ठंडी हवा और साफ सुथरी वर्दी पहने कर्मचारी जो धीरे धीरे बात करते थे। धूप वाले दिनों में जब वह वहां से गुजरती तो प्रिया अक्सर कुछ सेकंड के लिए रुक जाती, बाहर से अंदर देखती, जैसे किसी ऐसी शानदार जगह को देख रही हो जहां वह कभी नहीं जाला सकती। लेकिन उस दिन हल्की धूप थी और प्रिया को पास जाने का मौका मिला। उसने कबाड़ का एक बोरा उठाया और सुपरमार्केट के साइड के दरवाजे पर दस्तक दी, जहां कुछ कर्मचारी प्लास्टिक की बोतलें बेचते थे। एक युवा लड़की जिसके गले में नेम टैग था और नीले रंग की वर्दी पहनी थी, बिल गिन रही थी। उसने प्रिया को देखकर मुस्कुराया। फिर से कबाड़ लाई हो बच्ची? उसकी आवाज कोमल थी, ना घमंडी न दया से भरी। प्रिया ने सिर हिलाया और बैग नीचे रख दिया। वह लड़की नेहा थी, कैश काउंटर पर काम करती थी और उसने प्रिया को पहले भी देखा था। उसने कई बार उस छोटी फटे कपड़ों और टूटी चप्पलों वाली लड़की को सुपरमार्केट के पास कूड़े के ढेर से गुजरते देखा था। एक बार तो उसने उसे कूड़े के ढेर के बीच बैठकर किसी चीज को गोद में लिए हुए देखा था और वह ऐसे बड़बड़ा रही थी जैसे किसी से बात कर रही हो। उस दृश्य ने नेहा को चौंका दिया था, डर से नहीं बल्कि एक अजीब अपनेपन के एहसास से। जब वह 8 साल की थी तो नेहा भी एक मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठकर एक टूटी हुई लकड़ी की मूर्ति को कसकर पकड़े हुए उससे ऐसे बात करती थी जैसे वह अपनी मां से बात कर रही हो। वह एक अनाथ थी। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे। उसकी नानी उसे पाल नहीं सकी, इसलिए उसे दक्षिण के एक आश्रम में भेज दिया गया। उन सालों में भगवान की मूर्ति उसकी दोस्त थी, उसका सहारा थी, एक ऐसी जगह जहां वह उन बातों को फुसफुसा सकती थी जिन्हें बड़े सुनना नहीं चाहते थे। जब उसने प्रिया को कूड़े के बीच मूर्ति से बात करते देखा तो नेहा हंसी नहीं, बल्कि उसका दिल दुख से भर गया। वह सुपरमार्केट की दीवार के पीछे छिपकर चुपचाप उसे देखती रही। उसी दिन जब उसने प्रिया को एक बिना फटी चप्पल के लिए प्रार्थना करते सुना तो नेहा ने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकाले, सड़क के कोने वाली छोटी दुकान पर गई और वही हरे रंग की चप्पल खरीदी जिसका जिक्र बच्ची ने किया था। उसने रात का इंतजार किया। जब घर की बत्ती बंद हो गई तो उसने चुपचाप बैग को दरवाजे के खंभे पर लटका दिया और बिना कोई निशान छोड़े चली गई। उसने सोचा कि यह बात खत्म हो गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह उससे फिर मिलेगी। नेहा ने प्रिया को देखा, उसकी नजरें धीरे से उसके पैरों पर गईं। वही हरी चप्पलें पहनी हुई थीं। एडी थोड़ी घिस गई थी लेकिन अभी भी सही सलामत थीं। नेहा के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, खुशी और दुख का मिला जुला, जैसे वह अपने बचपन का एक हिस्सा फिर से जी रही हो। वह काउंटर से बाहर आई, प्रिया के कबाड़ के बैग को उठाने में मदद करने के लिए झुकी और जानबूझकर पूछा, तुम्हारा घर पास में है, तुम सुबह स्कूल क्यों नहीं जाती? प्रिया थोड़ी झिझकी सिर झुकाए बोली, मेरा स्कूल दोपहर में होता है, सुबह मैं दादी की मदद के लिए कबाड़ बीनती हूं। नेहा ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह अंदर गई, कुछ छुट्टे पैसे एक पॉलीथिन बैग में डाले
और फिर प्रिया को 2 सॉसेज के साथ दिए जो कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो गए थे। खा लो, ये खराब नहीं हैं, अभी भी अच्छे हैं। प्रिया ने उन्हें लिया, धीरे से धन्यवाद कहा और जल्दी से चली गई। नेहा उस छोटी सी पीठ को देखती रही जिसका बैग घिस चुका था, कपड़े फीके पड़ गए थे और चप्पलें जमीन पर हर कदम पर छू रही थीं। एक बार फिर उसके दिल में एक चुभन महसूस हुई। अगली शाम नेहा ने मैनेजर से जल्दी जाने की इजाजत ली और गली के आखिर में इंतजार करने लगी, उसी जगह जहां प्रिया कल गुजरी थी। वह यह पक्का करना चाहती थी कि यह कोई इत्तफाक नहीं था। और सचमुच लगभग 5 बजे प्रिया फिर से दिखाई दी, एक छोटी सी गाड़ी खींचते हुए जिसमें कुछ केन के बैग और कुछ खाली पानी की बोतलें थीं। नेहा बाहर निकली जैसे संयोग से मिली हो। अरे, फिर मिल गए। आज ज्यादा बिका। प्रिया ने उसे पहचान लिया और झिझकते हुए कहा, जी ठीक ठाक। बातचीत बस कुछ सरल वाक्यों की थी, लेकिन उस दिन से नेहा ने हर शाम प्रिया का इंतजार करने या उससे बात करने के बहाने ढूंढने की आदत बना ली। हर बार जब वे की पहचान लिया मिलते तो वह अपनी जेब में कुछ छोटी छोटी चीजें रखती, एक दूध का डिब्बा, एक बिस्किट का पैकेट, एक हेयर क्लिप या एक पुरानी कॉपी जिसके पन्ने अभी भी खाली थे। प्रिया शुरू में शर्माती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई। एक बार उसने नेहा को देखा, आंखें झपकाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। और तुम्हारा? मेरा नाम प्रिया है। नेहा मुस्कुराई, तुम्हारा नाम भी सुंदर है, जैसे एक गरीब बच्चे की खुशबू जो बदबूदार नहीं होती। उस खुशबू को कोई सूंघ नहीं सकता, केवल वही महसूस कर सकता है जो अपनी यादों में डूबा हो। उस दिन से नेहा ने अपनी शिफ्ट को इस तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश की ताकि जब भी संभव हो वह प्रिया से मिल सके। उसने यह नहीं बताया कि चप्पलें उसी ने दी थीं, वह बस सुनती थी। जब प्रिया स्कूल की बातें, दादी की बढ़ती खांसी की बातें और दोस्तों के अब उसे न चिढ़ाने की बातें बताती, कभी कभी प्रिया दुर्गा माँ के बारे में भी बताती कि वह हर रात मूर्ति से बात करती है। नेहा बस मुस्कुराती, लेकिन उसके दिल में रोने का मन करता। हर अनाथ बच्चा अपने लिए एक दुनिया बनाता है, और जब कोई उस दुनिया में कदम रखता है तो वह बहुत नाजुक होती है, लेकिन उससे जुड़ना भी आसान होता है। नेहा का लंबे समय तक जुड़ने का कोई इरादा नहीं था। शुरू में उसने बस थोड़ी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन जितना वह प्रिया को सुनती, जितनी उसकी आंखों को देखती, उतना ही उसे लगता जैसे वह खुद को देख रही है, एक अकेली मूर्ति के सामने प्रार्थना करती हुई, किसी बड़ी चीज के लिए नहीं, बस यह उम्मीद करती हुई कि कोई उसकी बात सुन ले। एक समय था जब नेहा अपने लिए एक नेहा चाहती थी, लेकिन कोई नहीं था। तो आज वह प्रिया के लिए वह इंसान बनेगी। अध्याय 5। बुखार। अगस्त का महीना था। बारिश अचानक आती रुकती और फिर से शुरू हो जाती, जिसका कोई नियम नहीं था। दोनों दादी पोती की टिन की झोपड़ी और भी ज्यादा ठंडी और नम हो गई थी। बिना प्लास्टर वाली ईंट की दीवारों पर सीलन के धब्बे फैल गए थे और फर्श हमेशा थोड़ा गीला रहता था। हर रात हवा टेढ़े मेढ़े टिन के दरवाजे की दरारों से अंदर आती, जिससे कमला देवी कंबल में भी कांपती रहती थीं। हाल ही में उनकी खांसी बढ़ गई थी और उनके हाथ पैर असामान्य रूप से ठंडे रहते थे। प्रिया अक्सर उनके लिए तेल मालिश करती, माथे पर गर्म कपड़ा रखती, लेकिन वह सिर्फ 8 साल की बच्ची थी, पड़ोसियों से सीखे हुए तरीकों के अलावा और क्या जानती थी। कमला देवी फिर भी हिम्मत से कहती, मैं ठीक हूं बेटी। लेकिन उस रात बुखार एक आग की तरह आया। आधी रात के करीब कमला देवी ने सपने में कराहना शुरू कर दिया। प्रिया सो रही थी, लेकिन दादी के दांतों से निकलती सिसकी की आवाज से जाग गई। वह उठी, दादी को छुआ और घबरा गई। वह आग की तरह गर्म थीं, लेकिन माथा ठंडा था और मुंह से अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। फिर उन्हें दौरे पड़ने लगे। प्रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार दादी को ऐसे देखा। उनका शरीर अकड़ गया था, हाथ
पैर सख्त हो गए थे और आंखें बिना झपके खुली थीं। प्रिया चिल्लाई, दादी दादी मुझे डराओ मत। दादी? वह दादी को गले लगाने के लिए दौड़ी, लेकिन उनका शरीर लगातार कांप रहा था, पसीना बह रहा था और चेहरा इतना पीला पड़ गया था जैसे खून ही न हो। घबराहट में प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। वह बस पास वाले पड़ोसी के घर की ओर भागी और लगातार दरवाजा पीटने लगी। रेखा आंटी, मेरी दादी मरने वाली हैं, मेरी मदद करो। उसकी आवाज गले में फंस गई थी। वह रोते हुए भीख मांग रही थी। रेखा आंटी, जो गली के कोने में पाव बेचती थीं, आवाज सुनकर उठीं और बाहर भागीं। उन्होंने प्रिया को कीचड़ से सने हाथों और आंसू नाक से भरे चेहरे के साथ देखा और घबराकर उसके घर की ओर भागीं। 15 मिनट से भी कम समय में कमला देवी को रेखा आंटी के पति सुरेश अंकल की मोटरसाइकिल पर बिठाकर सीधे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्रिया बीच में बैठी दादी को पीछे से पकड़े हुए, उसके घुटने ठंड और डर से कांप रहे थे। उस पूरे रास्ते वह बस रोती रही। जिंदगी में पहली बार उसने दादी को खोने के बारे में सोचा। अगर दादी चली गईं तो जब उसे जुकाम होगा तो कौन तेल मालिश करेगा, कौन उसे मछली का आखिरी टुकड़ा देगा? भले ही खुद न खाया हो, कौन उसे बेटी कहेगा जब दादी के अलावा किसी ने उसे इस नाम से नहीं पुकारा? आधी रात को अस्पताल खाली और डरावना था। फ्लोरोसेंट लाइटें चमकते फर्श पर पड़ रही थीं जैसे पानी फैला हो। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कमला देवी को इमरजेंसी रूम में भर्ती कर लिया। प्रिया बाहर खड़ी थी, उसकी चप्पलें गीली थीं, हाथ में फटा हुआ बैग कसकर पकड़ा हुआ था और आंखें बिना झपके देख रही थीं। वह कॉरिडोर में एक सख्त प्लास्टिक की कुर्सी पर सिकुड़कर बैठ गई, जहां एयर कंडीशनर की ठंडी हवा बर्फीली थी। साथ में कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कागजात नहीं, बस एक मरीज का फॉर्म था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, कमला 74 साल, सिर दर्द, तेज बुखार। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें ड्रिप लगाई गई और बुखार कम हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वे उन्हें सही समय पर ले आए, थोड़ी और देर हो जाती तो उन्हें स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन उन्हें निगरानी के लिए रुकना होगा। प्रिया अकेले कमरे के बाहर बैठी थी, हाथ में दादी के कुछ कपड़ों वाला कपड़े का बैग कसकर पकड़े हुए थी। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि डॉक्टर बुलाएंगे और कोई नहीं होगा। रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं और घबराहट से उसका गला सूख गया था। और तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने सिर उठाया। सामने नेहा खड़ी थी, वही सुपरमार्केट वाली दीदी जो उसे बिस्किट और दूध देती थी। आज उसने सादे कपड़े पहने थे और हाथ में एक पॉलीथिन बैग था जिसमें कुछ खिचड़ी के डिब्बे थे। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता साफ दिख रही थी। तुम यहां क्यों हो? कौन बीमार है? तुम ठीक हो ना? प्रिया ने होंठ भींचे और फिर से रो पड़ी। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस बीमार कमरे की ओर इशारा किया। नेहा तुरंत समझ गई। बिना कुछ और पूछे उसने बैग नीचे रखा, प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। वे दोनों कमरे में गए। कमला देवी अब थोड़ी होश में आ गई थीं, आंखें आधी खुली थीं। प्रिया को एक अजनबी के साथ देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। नेहा ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, मैं प्रिया की दोस्त हूं आंटी, मैं आपसे मिलने आई थी। फिर उसने खिचड़ी निकाली, एक एक चम्मच फूंक कर धीरे धीरे उन्हें खिलाया। उसके हाथ स्थिर थे, उसकी आंखें कोमल थीं। प्रिया पास में खड़ी बिना पलक झपकाए देखती रही। यह पहली बार था जब उसने अपनी दादी के अलावा किसी महिला को इतने कोमल हाथों से किसी की देखभाल करते देखा था। उस रात नेहा ने वहीं रुकने की इजाजत मांगी। उसने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया जिसे वह मिलने वाली थी और कहा कि वह देर से आएगी।
फिर उसने जगह साफ की एक और कुर्सी खींची और ठंड से कांप रही प्रिया के कंधों पर अपना जैकेट डाल दिया। प्रिया उसके पास बैठी, सिर उसके कंधे पर टिकाया और थकान से उसकी पलकें भारी होने लगीं। नींद में उसने देखा कि दादी ने पूरी कटोरी खिचड़ी खा ली, मुस्कुराईं और फिर नेहा की ओर देखा। दादी की आंखें और नेहा की आंखें जैसे कहीं बहुत दूर मिलीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे दोनों सब कुछ समझ गए हों। अस्पताल के बाहर फिर से बारिश होने लगी थी, लेकिन उस छोटे से बीमार कमरे में एक कोमल हाथ एक बच्चे की पीठ सहला रहा था। और कई सालों में पहली बार प्रिया अस्पताल में एक लंबी नींद सोई। निराशा की वजह से नहीं, बल्कि इस विश्वास की वजह से कि अब वह अकेली नहीं थी। अध्याय 6, कंक्रीट के घर में मूर्ति। उस शाम आसमान ऐसा था मानो मुंबई के उस कोने में एक और बारिश होने वाली हो। झुग्गी बस्ती की ओर जाने वाली छोटी गली, जो पहले से ही नम थी, अब भूरे बादलों से छनकर आती धुंधली रोशनी के कारण और भी ठंडी लग रही थी। प्रिया एक पुरानी साइकिल को धकेल रही थी जिसका अगला पहिया टेढ़ा हो चुका था और सड़क के आखिर में फिसलन भरी ढलान के कारण वह हाँफ रही थी। नेहा पीछे चल रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था जिसमें दूध, एक छोटा जैकेट, कुछ बिस्किट के डिब्बे और पास के सुपरमार्केट से खरीदी गई कुछ किताबें थीं। वे बात करते हुए चल रहे थे और प्रिया की बचकानी हौंसी उस जानी पहचानी गली में एक अजीब सी आवाज की तरह गूंज रही थी, जिसे सुनकर कुछ पड़ोसी मुड़कर देखने लगे। उस झुग्गी बस्ती में बच्चों की हंसी बहुत समय से नहीं सुनाई दी थी। केवल बोतलें टूटने की आवाज, कुत्तों के भौंकने की आवाज या बिस्तर पर पड़े कुछ बूढ़े लोगों के सस्ते टीवी की आवाज आती थी। कमला देवी और बोसे लाके। प्रिया का किराए का कमरा बस्ती में सबसे अंदर था, जिसकी दीवारें पुरानी टिन की चादरों से बनी थीं और कुछ हिस्सा पुरानी सड़ चुकी ईंटों का था। छत में छेद होने की वजह से रोशनी के धब्बे दिखते थे। फर्श गली की सतह से नीचे था, इसलिए जब भी तेज बारिश होती, पानी बिस्तर के किनारे तक भर जाता था। नेहा झुककर अंदर घुसी, उसकी आंखें चारों ओर घूमीं, जैसे वह इस जगह के हर कोने को याद रखना चाहती हो। जिज्ञासा से नहीं, बल्कि भावनाओं से। यह घर, यह दृश्य कभी उसकी अपनी यादों का हिस्सा था। दरवाजे के ठीक बगल में, जहां दीवार के पास एक पुरानी प्लास्टिक की मेज रखी थी, एक दुर्गा मां की चीनी मिट्टी की मूर्ति, जिसके पैर टूटे हुए थे, साफ करके रखी गई थी। मूर्ति के चारों ओर कुछ जंगली फूल एक प्लास्टिक की बोतल में रखे थे। एक छोटी कटोरी में पानी और एक ढक्कन में अगरबत्ती जलाने की जगह थी। संतरे के छिलकों की हल्की महक अभी भी हवा में थी, जो घर की सीलन भरी गंध के साथ मिली हुई थी, लेकिन यह अप्रिय नहीं थी। नेहा रुक गई। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस झुककर मूर्ति को देखने लगी। प्रिया धीरे से पास आई, मूर्ति के पास गिरे कुछ फूलों की पंखुड़ियों को सावधानी से उठाया और साफ आवाज में कहा, आज मैंने 10 बजे वाले फूल तोड़े हैं। दुर्गा मां को शायद गुलाबी रंग पसंद है। नेहा खुद को रोक नहीं सकी। वह प्रिया के बगल में बैठ गई और धीरे से मूर्ति पर हाथ फेरा। पैर टूटे होने के बावजूद दुर्गा मां का चेहरा अजीब तरह से शांत और मुस्कुराता हुआ लग रहा था। कितनी शांत है, नेहा ने कहा। बचपन में मेरे पास भी ऐसी ही एक मूर्ति थी, गहरे रंग की लकड़ी की। मैं हर रात उसे गले लगाकर सोती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्रिया ने सिर उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। सच में दीदी, तो क्या दुर्गा मां ने आपको कुछ दिया? नेहा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में थोड़ी सी घुटन थी। हाँ बिल्कुल। उस समय मैं भी बहुत गरीब थी, आश्रम में रहती थी। बहुत ठंड लगती थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि दुर्गा मां की वजह से मैं ज्यादा भूखी नहीं रही। किसी ने मुझे डांटा नहीं और मुझे अकेला नहीं छोड़ा गया। प्रिया चुपचाप बैठी रही, घुटनों को पकड़े हुए। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैंने तो बस एक चप्पल मांगी थी और मां ने दे दी। अब मैं पढ़ाई करूंगी और कुछ नहीं मांगूंगी।
नेहा ने उस छोटी लड़की को देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। एक 8 साल की बच्ची जो कचरे और गरीबी के बीच रहती थी, लेकिन उसकी प्रार्थना इतनी सरल थी कि दिल दुखता था। खिलौने नहीं, मिठाई नहीं, बस एक सही सलामत चप्पल, ताकि स्कूल में दोस्त उसका मजाक न उड़ाएं। और उस बेजान मूर्ति से कुछ अंकुरित होने लगा था। वे थोड़ी देर बात करते रहे। नेहा ने प्रिया को एक नया लाल रंग का जैकेट दिया, कहा कि जब ठंड हो तो पहन लेना। फिर एक कॉपी, एक पेंसिल और एक छोटा बिस्किट का पैकेट दिया। प्रिया ने बहुत धन्यवाद कहा। उसने धीरे से उन्हें लिया और सावधानी से मेज पर रख दिया, जैसे उसे डर हो कि वे गंदे हो जाएंगे। नेहा ने कहा, कल मैं तुम्हें सुपरमार्केट ले जाऊंगी और तुम्हारा स्कूल में फिर से एडमिशन करा दूंगी। मैं शिक्षा विभाग में एक दीदी को जानती हूं। तुम जल्दी ही बाकी बच्चों के बराबर आ जाओगी। कमला देवी, जो बिस्तर पर लेटी हुई यह सब सुन रही थीं, उठीं और दोनों की ओर देखने लगीं। जब से उनके पैर में दर्द शुरू हुआ था, वह केवल लाठी के सहारे कुछ कदम चल पाती थीं। शुरू में उन्हें इस महिला पर शक था, कहीं इसका कोई गलत इरादा न हो, कहीं यह सच्ची न हो। लेकिन जितना वह देखती गईं, उनका दिल नरम होता गया। नेहा दिखावा नहीं कर रही थी, न ही दया दिखा रही थी, बल्कि धीरे धीरे प्यार से ऐसे पेश आ रही थी जैसे वह प्रिया को बहुत पहले से जानती हो। जिस तरह से उसने सामान रखा, जिस तरह से उसने मूर्ति को देखा, जिस तरह से उसने अपनी आस्तीन से छोटी सी वेदी पर लगे दाग को पोंछा, इन सब ने बात को नायहा कमला देवी को आश्वस्त कर दिया। नेहा बेटी, उन्होंने अपनी अनुभवी भारी आवाज में कहा, तुम्हारा धन्यवाद। प्रिया को बहुत कम लोगों का प्यार मिला है। वह मुझसे प्यार करती है। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर कबाड़ बीनना शुरू कर दिया। यह देखकर दुख होता है। नेहा पास आई और झुकी। जी आंटी, मुझे यह बच्ची बहुत अच्छी और सीधी लगी। मैं सच में इसकी मदद करना चाहती हूँ। मेरा कोई और इरादा नहीं है। कमला देवी ने होंठ भींचे और धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों ने कई झूठे और कपटी लोग देखे थे। उन्हें धोखा दिया गया था, दबाया गया था। इसलिए वह बहुत सावधान रहती थीं। लेकिन इस बार उन्हें विश्वास था, शायद इसलिए कि नेहा की आंखों में कोई चमक दमक नहीं थी, बल्कि एक साधारण मजदूर जैसी सादगी थी। या शायद इसलिए कि उसकी आवाज में उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की गूंज सुनी जो गरीबी में पला बढ़ा हो। एक ऐसी गरीबी जो लोगों को स्वार्थी नहीं बनाती, बल्कि उन्हें आभारी होना सिखाती है। जाने से पहले नेहा ने अपने बैग से एक छोटा सफेद प्लास्टिक का फोटो फ्रेम निकाला, जिसके अंदर कमल के नीचे बैठी लकड़ी की दुर्गा मां की एक रंगीन तस्वीर थी। उसने उसे टूटी हुई मूर्ति के बगल में रखा और कहा, अभी के लिए यह रख लो। कल मैं एक बड़ा फ्रेम ढूंढूंगी, ताकि दुर्गा मां को एक बेहतर जगह मिल सके। प्रिया की आंखें चमक उठीं। उसने उस तस्वीर को किसी खजाने की तरह पकड़ लिया। नेहा दरवाजे से बाहर निकली। उसका दिल भावनाओं से भरा था। गली में गायब होने से पहले उसने उस झुग्गी की ओर मुड़कर देखा, जहां से दरवाजे की दरार से एक छोटी पीली रोशनी आ रही थी। एक अजीब तरह से शांतिपूर्ण दृश्य। एक बच्ची एक फोटो फ्रेम पकड़े हुए प्लास्टिक की वेदी के पास बैठी थी। उस घर में एक शुद्ध मोती जैसे दिल के अलावा कुछ नहीं था। उस रात सचमुच बारिश हुई। बहुत तेज नहीं, लेकिन इतनी कि घर के सामने के गड्ढों में पानी भर गया। प्रिया मेज के पास बैठी एक कपड़े से मूर्ति और फोटो फ्रेम को पोंछा, फिर हाथ जोड़कर धीरे से कहा, धन्यवाद दुर्गा मां, धन्यवाद नेहा दीदी। मैं अब मेहनत से पढ़ाई करूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, बारिश से भी नहीं डरूंगी। टिन की छत पर बारिश की टप टप की आवाज आ रही थी, और बच्चे के दिल में एक नई छत थी जो कंबल से भी ज्यादा गर्म थी और टेढ़ी मेढ़ी छत से भी ज्यादा मजबूत थी। यह विश्वास की छत थी, एक अजनबी महिला की अच्छाई की, और उस बिना शर्त प्यार की जिसे उसने कभी किसी अजनबी से महसूस नहीं किया था। अध्याय 7, मूर्ति का खो जाना। उस शाम आसमान में बादल छाए हुए थे।
कूड़े के ढेर से हवा सनसनाती हुई आ रही थी और कमला देवी के घर की टिन की छत फिर से खड़खड़ाने लगी, जैसे एक और तेज हवा का झोंका उसे पूरी तरह से फाड़ देगा। प्रिया एक प्लास्टिक की कुर्सी पर उचककर खड़ी थी। बारिश से बचाने के लिए लगाई गई पुरानी पॉलीथिन को हटाने की कोशिश कर रही थी, जो अब मकड़ी के जाले की तरह फट चुकी थी। उसने सोचा कि वह उसे कसकर बांध देगी ताकि रात में बारिश होने पर दादी की पीठ गीली न हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी गलती, पॉलीथिन खींचते समय एक हल्का सा हाथ फिसलना, कुर्सी का पैर टूटना और वह लड़खड़ाकर आगे की ओर गिर जाएगी। सब कुछ प्लास्टिक के टूटने की आवाज के साथ ढह गया। सामान इधर उधर बिखर गया और मेज के किनारे रखी दुर्गा मां की मूर्ति ठंडे फर्श पर गिर गई। टूटने की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि उसका दिल बैठ गया। प्रिया उठी, कांपते हाथों से सफेद चीनी मिट्टी के टुकड़ों को उठाया। दुर्गा मां का चेहरा, जो उसे मिलने के बाद से एकमात्र सही सलामत हिस्सा था, अब दो टुकड़ों में टूट गया था। दरारें पड़ गई थीं, जैसे वह कभी सही था ही नहीं। छोटा सा सिर उस शरीर से अलग हो गया था, जिसके पैर पहले से ही टूटे हुए थे। दुर्गा मां की कोमल आंखें जैसे हमेशा के लिए बंद हो गईं, अब वह उसे कभी नहीं देख सकती थीं। प्रिया ने मूर्ति के टुकड़ों को पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ी। यह बच्चों वाला रोना नहीं था, जैसा वह दोस्तों के चिढ़ाने पर या घुटने छिलने पर रोती थी, बल्कि यह एक सिसकी थी, जैसे उसने किसी अपने को खो दिया हो। वह चीनी मिट्टी की मूर्ति के लिए नहीं रो रही थी, बल्कि इस एहसास के लिए रो रही थी कि सब कुछ अच्छा उसके हाथ से निकल गया है। जैसे उसकी जिंदगी की पहली चप्पलें घिसने से पहले ही, जैसे नेहा दीदी की मदद से स्कूल में दोस्तों के साथ फिर से पढ़ने की शामें। सब कुछ जैसे दुर्गा मां की मूर्ति से जुड़ा था। अब मां नहीं रही। मैंने मां को गिरा दिया। मां ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं सब कुछ खो दूंगी। प्रिया अपनी टूटी फूटी सांसों के बीच बार बार यही दोहरा रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। कमला देवी लड़खड़ाते हुए बाहर आईं। गठिया से अकड़े पैरों की वजह से उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ा। क्या हुआ बेटी? उन्होंने चिंता से पूछा। टूटी हुई मूर्ति देखकर वह समझ गईं। अब कुछ नहीं रहा दादी, मैंने मां को तोड़ दिया। अब वह मेरी बात नहीं सुनेंगी। वह चप्पलें शायद मेरी आखिरी किस्मत थीं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। प्रिया रो पड़ी, अपना चेहरा दादी की गोद में छिपा लिया, जैसे वह गायब हो जाना चाहती हो। कमला देवी रुक गईं। वह जानती थीं कि प्रिया उस मूर्ति से कितना प्यार करती थी। एक 8 साल की बच्ची के लिए जिसके घर में अपना कहने लायक कुछ नहीं था। एक टूटी हुई मूर्ति भी पूरी दुनिया थी, खासकर जब वह मूर्ति उन छोटी छोटी चीजों से जुड़ी हो जिन्हें वह चमत्कार मानती थी। उन्होंने कुर्सी खींची और प्रिया को अपनी गोद में ले लिया। दवा की पुरानी गंध अगरबत्ती के धुएं की बची हुई महक के साथ मिलकर उस छोटी सी जगह को और भी घुटन भरा बना रही थी। बेटी, मूर्ति टूट सकती है, लेकिन हमारा दिल नहीं टूटना चाहिए। भगवान गरीबों से नफरत नहीं करते और भगवान मूर्ति में नहीं रहते। भगवान हमारे दिल में रहते हैं। अगर हम अच्छे बनकर जिएंगे तो भगवान हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। लेकिन उस समय दादी की बातें प्रिया के कानों तक नहीं पहुंचीं। उसके लिए वह केवल इतना समझ पा रही थी कि उसने अपने एकमात्र दोस्त को खो दिया है, जो उसकी बात सुनता था। उस शाम प्रिया ने खाना नहीं खाया। वह एक कोने में सिकुड़कर बैठी, नेहा दीदी का दिया हुआ पुराना जैकेट पकड़े हुए एक छोटी बिल्ली की तरह सिमटी हुई थी। स्कूल की किताबों वाला डिब्बा, जिसे उसने स्कूल जाने के लिए खोला भी नहीं था, अब चुपचाप पड़ा था। मौसम ठंडा हो गया। बारिश टिन की छत पर पड़ रही थी। पानी की छोटी छोटी बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। हर बार जब पानी की टप टप की आवाज आती तो प्रिया ऐसे सिसकती जैसे हर बूंद सीधे उसके सीने पर गिर रही हो। अगली सुबह नेहा आई, उसके हाथ में एक पाव का पैकेट
और दूध की बोतल थी। वह अंदर आई, देखा कि कमला देवी चुपचाप बैठी हैं और प्रिया कहीं नहीं दिख रही थी। प्रिया कहाँ है? उसने धीरे से पूछा। दादी ने एक लंबी सांस ली और बिस्तर के कोने की ओर इशारा किया। वह कल से वहीं लेटी है, न खा रही है, न बोल रही है। कल उसने भगवान की मूर्ति तोड़ दी, बहुत दुखी है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूं। नेहा पास गई, धीरे से प्रिया की पीठ पर हाथ रखा। प्रिया, मैं आ गई हूं। मैं तुम्हारे लिए मीठा पाव लाई हूं, जैसा तुम्हें पसंद है। कोई जवाब नहीं आया। प्रिया बस थोड़ा सा हिली, दीवार की ओर मुंह कर लिया। रोशनी और हर चीज से बचती हुई छोटी सी वेदी पर टूटी हुई मूर्ति देखकर नेहा का दिल दुख से भर गया। उसे खुद की याद आ गई। अनाथालय के वे साल, जब वह एक टूटे सिर वाली लकड़ी की मूर्ति के लिए अगरबत्ती जलाती थी, जब उसे भी विश्वास था कि भगवान सुन रहे हैं, और जब मूर्ति ले लिए जाने पर वह भी निराश हो गई थी। अकेलापन और दुनिया में खो जाने का एहसास। उसने चुपचाप पाव का पैकेट नीचे रखा और फिर अपने बैग से एक छोटा सुंदर लकड़ी का डिब्बा निकाला। यह कोई खास नहीं था, बस एक पुराना चाय का डिब्बा था जो उसने किसी से मांगा था, लेकिन उसने उसे साफ किया था और पुराने रेशमी कपड़े से सावधानी से अंदर से ढक दिया था। उसने मूर्ति के हर टुकड़े को धीरे धीरे उठाया और उसमें रख दिया, जैसे कोई पवित्र चीज उठा रही हो। प्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज धुंध की तरह कोमल थी। मूर्ति टूट सकती है, लेकिन प्यार नहीं। दुर्गा मां मूर्ति में नहीं है, वह तुम्हारे दिल में है। जिस तरह से तुम अपनी खिचड़ी दादी को देती हो, जिस तरह से तुम हार नहीं मानती चाहे कितनी भी गरीबी हो। उसने डिब्बा प्रिया के पास खिसकाया। उसका हाथ अभी भी उसकी पीठ पर था। मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगी, ठीक है? हर दिन हम इस छोटी मेज को साफ करेंगे, जंगली फूल रखेंगे और एक संतरे का छिलका जलाएंगे। मुझे विश्वास है कि दुर्गा माँ अभी भी सुन रही हैं। पूरी न होने पर भी वह अभी भी प्यार करती हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया मुड़ी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा गंदा था, लेकिन उसकी नजरें अब शांत थीं। उसने डिब्बे को देखा, फिर नेहा को, और फिर पीछे सिर हिलाती हुई अपनी दादी को। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से सिर हिलाया, और टिन की छत से छनकर आती धुंधली रोशनी में आखिरी आंसू चुपचाप उसके गाल पर लुढ़क गया। उस दिन से प्रिया ने मूर्ति बदलने की जिद नहीं की। वह हर शाम वेदी को साफ करती, लकड़ी के डिब्बे को बीच में रखती और उसके बगल में खाली मैदान से तोड़े हुए जंगली फूल रखती। अगरबत्ती नहीं थी तो वह संतरे के छिलके जलाती। पूरी मूर्ति नहीं थी, फिर भी वह हाथ जोड़ती। और उस पल में शायद दुर्गा माँ बिना चेहरे के भी मुस्कुरा रही थी। मूर्ति से नहीं, बल्कि उसके दिल की गहराई से। अध्याय 8। बिना टपकती छत वाला नया घर। टिन की टूटी फूटी छत वाला पुराना घर, जिसने हवा के झोंके, बारिश की टपकन और रात में कूड़े के ढेर से आती बदबू को झेला था, अब अपनी उम्र पूरी कर चुका था। कमला देवी अब और भी कमजोर हो गई थीं। सुबह उनके पैरों में इतना दर्द होता कि वह उठ भी नहीं पाती थीं। प्रिया अभी भी दुबली, पतली और सांवली थी, लेकिन नए स्कूल में पहले कुछ दिनों के बाद उसकी आंखों में हंसी दिखने लगी थी। नया किराए का कमरा एक छोटी गली में था, जो कूड़े के ढेर से कई सड़कें दूर था, जिसकी छत सीमेंट की थी। अब बारिश में पानी टपकने का डर नहीं था। यहाँ कोई बदबू नहीं थी, कचरे के ढेरों पर भिनभिनाती मक्खियों की आवाज नहीं थी। केवल पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और सुबह बाजार जाने वाले लोगों के कदमों की आवाज थी। और हर सुबह दरवाजे से नेहा दीदी की आवाज आती, जो दोनों दादी पोती को नाश्ते के लिए बुलाती। कमला देवी के बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद नेहा ने बहुत सोचा। उसने सुपरमार्केट की नौकरी छोड़ दी, कहा कि वह थोड़ा धीरे जीना चाहती है, और गली के कोने पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। सुबह वह सूखा सामान बेचती, दोपहर में ठंडे पेय, और शाम को कभी
कभी गरीबों के लिए खिचड़ी भी बनाती। दोनों दादी पोती का नया किराए का कमरा उसी ने किराए पर लिया था। 3 महीने का किराया पहले ही दे दिया था। यह बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था, और सबसे जरूरी बात, यह टपकता नहीं था। प्रिया ने पहली बार जाना कि एक ऐसी छत कैसी होती है जहां बारिश से बचने के लिए बिस्तर पर पॉलीथिन नहीं बिछानी पड़ती। उस रात सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद नेहा ने दूसरी कक्षा की 2 किताबें प्लास्टिक की मेज पर रखीं और प्रिया को साथ पढ़ने के लिए बुलाया। अब हम शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बहुत अच्छी टीचर नहीं हूं, लेकिन हम साथ में सीखेंगे। प्रिया ने झिझकते हुए सिर हिलाया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे उसे डर हो कि कोई देख लेगा। उसके छोटे हाथ में एक छोटी सी घिसी हुई पेंसिल थी। नेहा ने आ को नरम अक्षरों में लिखा और प्रिया ने उसकी नकल की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह लगी रही। कमला देवी घर के कोने में बैठी। यह दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बूढ़ी हो गई हूं, पोती के लिए कुछ नहीं कर सकती। शुक्र है कि तुम भगवान की तरह भेजी गई हो। यह कहकर वह चुपचाप दूसरी ओर मुड़ गईं। एक छोटी लकड़ी की शेल्फ पर प्रिया ने वह लकड़ी का डिब्बा रख दिया जो नेहा उस दिन लाई थी। अंदर अभी भी टूटी हुई दुर्गा मां की मूर्ति थी, जिसका चेहरा फटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें एक कोमल करुणा दिख रही थी। मूर्ति के नीचे प्रिया ने सुबह सड़क के किनारे से तोड़ा हुआ एक जंगली गेंदे का फूल और एक पीली कैंडी रखी जो नेहा ने दी थी। हर रात लिखने का अभ्यास करने के बाद प्रिया हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर फुसफुसाती। उसकी आवाज इतनी धीमी होती कि लगभग सुनाई नहीं देती, लेकिन जो भी सुनता वह हर शब्द में उसकी सच्चाई महसूस कर सकता था। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, बस यही चाहती हूं कि नेहा दीदी हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और कभी दुखी न हों। यह बात हर रात दोहराई जाती, एक आदत की तरह, चाहे धूप हो या बारिश, चाहे दिन लंबा हो या छोटा। प्रिया को अभी भी विश्वास था कि कोई दुर्गा मां उसकी बात सुन रही हैं। भले ही मूर्ति टूट गई थी, भले ही उसके अलावा कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वह विश्वास कभी नहीं टूटा। नेहा ने कभी टूटी हुई मूर्ति का जिक्र नहीं किया। वह बस सावधानी से एक मुलायम कपड़े से धूल पोंछती, पास की छोटी कटोरी में पानी बदलती और कभी कभी प्रिया के साथ बैठकर पुराने दिनों की कहानियां सुनाती कि कैसे वह एक आश्रम में रहती थी, कैसे वह भी लकड़ी की दुर्गा मां की मूर्ति को गले लगाकर सोती थी। एक बार वह इतनी भूखी थी कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने बस प्रार्थना की कि उसका पेट दर्द कम हो जाए, और सुबह किसी ने उसे एक पुलाव का पैकेट दिया। यह इसलिए नहीं कि मूर्ति ने कोई जादू किया था, बस जब हम अच्छे बनकर जीते हैं तो शायद भगवान भी हम पर दया करते हैं। उसने कहा। उसकी आंखें प्रिया की आंखों से मिलीं, जैसे उसे एक गर्मजोशी दे रही हों। कमला देवी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं, लेकिन उनका मन बेहतर लग रहा था। नेहा की देखभाल से उन्हें अब यह चिंता नहीं थी कि प्रिया क्या खाएगी, कैसे पढ़ेगी। कभी कभी वह प्रिया से कहती, तुम्हारी मां जल्दी चली गई, मुझे हमेशा डर था कि तुम अकेली रह जाओगी। अब तुम्हें किसी का सहारा देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली है। फिर वह एक लंबी सांस लेती, भगवान गरीबों से नफरत नहीं करते, बस तुम एक अच्छी और ईमानदार इंसान बनकर जियो, जो गरीब होकर भी दूसरों से प्यार करना जानता है। वह पैसे वाले दुष्ट इंसान से कहीं बेहतर है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन इतना कि कुछ छोटी छोटी चीजें बदल गईं। प्रिया अब ज्यादा हंसने लगी थी, उसके बाल करीने से कटे हुए थे, और स्कूल की सफेद वर्दी अब पहले की तरह गंदी नहीं थी। नई टीचर भी अच्छी थीं। कोई भी दोस्त अब उसे नहीं चढ़ाता था। जब कोई दोस्त पूछता, अरे प्रिया तुम स्कूल बदल कर आई हो, तो वह बस मुस्कुराकर सिर हिला देती। कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे एक ऊबड़ खाबड़ जिंदगी थी, जिसके कुछ ही मोड़ उसने अभी पार किए थे। एक बार नेहा प्रिया को थोक बाजार ले गई।
उसने एक नया पेन और एक बिल्ली के आकार का छोटा बैग चुना। भीड़ के बीच खड़ी होकर प्रिया ने सिर उठाकर पूछा, नेहा दीदी, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? इस सवाल ने नेहा को एक पल के लिए चुप कर दिया। क्योंकि मैं तुम में खुद को देखती हूं, उसने धीरे से प्रिया का सिर सहलाया। और क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर उस समय किसी ने मेरे लिए ऐसा किया होता तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी अलग होती। उस दिन से प्रिया को अब बारिश से डर नहीं लगता था। छत पक्की थी, खाना पूरा था, और उसके आस-पास के बड़ों की आंखों में अब दया नहीं बल्कि प्यार था। हो सकता है कि वह अभी भी सप्ताहांत में कबाड़ बीनती हो, लेकिन नेहा दीदी की दुकान साफ करने में मदद करने के लिए न, कि दिन गुजारने के लिए, कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढने के लिए। हो सकता है कि उसकी हरी चप्पलें पुरानी हो गई हों, लेकिन उसने उन्हें अभी भी अलमारी में सहेज कर रखा था, क्योंकि यह उसकी जिंदगी की पहली मुराद थी जो पूरी हुई थी। और हो सकता है कि दुर्गा माँ की मूर्ति अब पूरी न हो, लेकिन जब से उसे एक पक्की छत वाले घर में रखा गया था, जहां बारिश और हवा नहीं पहुंचती थी, ऐसा लगता था जैसे वह टूटा हुआ चेहरा भी और शांत हो गया हो। उस रात जब पूरी बस्ती की बत्तियां बंद हो गईं और गली में केवल झींगुरों की आवाज आ रही थी, प्रिया अपनी दादी के पास सिमट कर लेटी थी। उसका हाथ अभी भी कंबल का कोना पकड़े हुए था। नेहा दीवार से टेक लगाकर बैठी खर्च की डायरी पढ़ रही थी, जिसमें हर चीज का हिसाब था। चावल, नमक, स्कूल की फीस, दादी की दवा। अचानक उसे प्रिया की धीमी आवाज सुनाई दी, नेहा दीदी, हाँ, अगर मैं अच्छी बच्ची बनूंगी तो क्या भगवान आपको हमेशा मेरे साथ रखेंगे? नेहा ने दीवार पर दिख रही धुंधली परछाई की ओर देखा, जहां लकड़ी का डिब्बा जिसमें मूर्ति थी अभी भी शाम को तोड़े गए गेंदे के फूल के बगल में रखा था। उसने धीरे से जवाब दिया, भगवान किसी को रोककर नहीं रखते, लेकिन अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करती हो तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे किसी भी तरह से। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद उसे यह जवाब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन अपनी बचकानी नींद में उसने एक बिना टपकती छत वाला घर देखा। उसने देखा कि क्लास में किसी का हाथ उसका हाथ पकड़े हुए है। उसने देखा कि टूटी हुई मूर्ति अभी भी मुस्कुरा रही है, जैसे वह कभी टूटी ही न हो। और उसने देखा कि उसकी छोटी सी इच्छा, बस नेहा दीदी हमेशा मेरे साथ रहें, हर दिन पूरी हो रही है। अध्याय 9। छोटी मेज पर तस्वीर। मुंबई की शाम धीरे धीरे ढल रही थी। एक पुरानी पीली रोशनी टिन की छतों पर, आंगन में काई पर और किराए के घर के बरामदे में सब्जी काटती कमला देवी के सफेद बालों पर पड़ रही थी। प्रिया पास में बैठी ध्यान से सूखी पत्तियां हटा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार कमरे के अंदर जा रही थीं, जहां नेहा दीदी चटाई बिछा रही थीं। नया कमरा छोटा था, लेकिन टपकता नहीं था। दीवारों पर सीलन नहीं थी और खिड़की से हवा आती थी। बस इतना ही, और प्रिया के लिए यह एक अलग दुनिया थी। रात के खाने के बाद प्रिया अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। यह एक नीले रंग की प्लास्टिक की मेज थी, जिसे नेहा दीदी ने बाजार से खरीदा था और खिड़की के पास रख दिया था। पीली कोमल रोशनी मेज पर पड़ रही थी और उसके करीने से लिखे अक्षरों पर चमक रही थी। नेहा सामने बैठी थी, हाथ में एक लाल पेन था, और कभी कभी झुककर उसके लिखे हर अक्षर को देखती। कभी कभी जब वह उसे काटकर फिर से लिखती तो धीरे से मुस्कुरा देती। हर बार ऐसा होने पर प्रिया शरारत से अपनी जीभ निकालती और फिर और ध्यान से लिखने लगती। दीदी, प्रिया ने सिर उठाया, आपको कैसे पता कि मुझे नीला रंग पसंद है? नेहा धीरे से मुस्कुराई और जवाब दिया, मैंने बस अंदाजा लगाया। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुमने नीली शर्ट पहनी थी, और जब तुमने वह चप्पलें पहनी जो मैंने छोड़ी थीं, वह भी नीली थीं। मुझे लगा कि यह रंग तुम पर अच्छा लगता है। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी, कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। नेहा दीदी इतनी छोटी छोटी बातें कैसे समझ जाती हैं, जैसे माँ
नेहा ने उसे थोड़ी देर देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी असली माँ याद है? प्रिया रुक गई। उसे अपनी माँ का चेहरा ठीक से याद नहीं था। दूर की यादें बस दादी की सुनाई हुई लोरियां थीं। कपड़ों पर दूध की महक थी और जब उसे बुखार होता तो गाल पर एक कोमल हाथ का स्पर्श था। लेकिन यह बहुत पहले की बात थी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा और फिर धीरे धीरे कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ गुजर गईं। उनका दिल कमजोर था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि बड़े लोग क्यों रो रहे हैं। मैं भी रोई, लेकिन समझ नहीं आया क्यों, बस ठंड लग रही थी। प्रिया ने सिर उठाकर उसे देखा। पहली बार उसने नेहा दीदी की आंखों को इतना नम देखा। आंसू नहीं बहे, लेकिन वे एक छोटी सी बारिश की बूंद की तरह गीली थीं, जो दिल में बहुत दिनों से रुकी हुई थी। उसके बाद मैं एक तोर बेन मारास बेनडेक्सकार आश्रम में रही। सालों तक मैं हर रात एक दुर्गा माँ की मूर्ति को गले लगाकर सोती थी। एक बार मैंने प्रार्थना की कि मैं माँ को वापस नहीं मांगती, बस यह चाहती हूं कि कोई कहे कि मेरा भी एक परिवार है। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द था। प्रिया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे हाथ ने सुपरमार्केट में काम करने से कठोर हो चुके हाथ को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद प्रिया ने धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आपका परिवार तो है, मैं हूं न। नेहा स्तब्ध रह गई। उसका दिल एक ढीले तार की तरह हिल गया। उसने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा, अपना चेहरा उसके उलझे पसीने और धूप की महक वाले बालों में छिपा लिया। किसी ने और कुछ नहीं कहा। उस रात कमला देवी कमरे में बैठी दरवाजे की दरार से दोनों को देख रही थीं। उनके बूढ़े दिल में एक ऐसी गर्मजोशी महसूस हुई जिसे बयां करना मुश्किल था। मुंबई में इतने साल रहने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा दृश्य देखेंगी। एक बिना माँ बाप की बच्ची, एक महिला जो खुद अनाथ थी, और दोनों के बीच प्यार का एक अजीब सा बंधन। अगली सुबह वह जल्दी उठी, बिस्तर के नीचे से एक पुराना कागज का डिब्बा निकाला जिसमें पीली पड़ चुकी तस्वीरें थीं। उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा तस्वीर ढूंढी, जिसमें प्रिया की मां ने उसे गोद में लिया था जब वह बहुत छोटी थी। फिर उन्होंने एक पुराना फोटो फ्रेम लिया जिसे वह अपनी बेटी की तस्वीर के लिए इस्तेमाल करती थीं और उसे हर कोने से साफ किया। उसके बाद उन्होंने चुपके से एक तस्वीर खींची। नेहा प्रिया को लिखना सिखा रही थी। उसका हाथ प्रिया के हाथ पर था और झुकी हुई रोशनी ने एक छोटे से प्रभामंडल जैसा घेरा बना दिया था। उस शाम जब दोनों स्कूल और बाजार से लौटे तो प्रिया ने हैरान होकर देखा कि पढ़ने वाली मेज के ठीक ऊपर दीवार पर एक नया फोटो फ्रेम लटका हुआ है। अरे यह कौन है? मैं और दीदी कमला देवी लाठी के सहारे पास में खड़ी थीं और मुस्कुरा रही थीं। हाँ, सुंदर लगी तो छपवाकर लटका दी। हर दिन इसे देखना और याद रखना कि अब तुम्हारा एक परिवार है। नेहा धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह झुकी, प्रिया के बालों को सहलाया और फिर कमरे के कोने में छोटी वेदी की ओर गई जहां टूटी हुई दुर्गा मां की मूर्ति रखी थी, जंगली फूलों और बुझ चुकी अगरबत्ती के पास। उसने वहां कुछ नहीं जोड़ा, कुछ नहीं हटाया, बस थोड़ी देर हाथ जोड़कर खड़ी रही, मुंह में धन्यवाद के शब्द फुसफुसाए, पता नहीं किसके लिए। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उस रात प्रिया पढ़ने वाली मेज के नीचे बैठी दीवार पर लगी तस्वीर को देख रही थी। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो बिस्किट मिलने, सुंदर लिखने की तारीफ या 10 में से 10 नंबर मिलने की वजह से नहीं थी, बल्कि यह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने कुछ ऐसा पा लिया था जो बहुत समय से खोया हुआ था। मैं वादा करती हूं कि मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी ताकि दीदी मुझे कभी न छोड़ें। फिर हमेशा की तरह वह दुर्गा मां की मूर्ति की ओर मुड़ी, हाथ जोड़े। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, बस यही चाहती हूं कि नेहा दीदी हमेशा मेरे साथ रहें। अध्याय 10 दुर्गा मां मेरे अंदर हैं।
आज छोटा सा कमरा लोगों से भरा हुआ था। ज्यादातर वे बच्चे थे जिनकी आंखों में अभी भी दुनिया की धूल थी। कुछ एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सो रहे थे, कुछ होंठ चबाते हुए सुन रहे थे। लकड़ी के मंच पर खड़ी युवा महिला धीमी आवाज में कहानी सुना रही थी। उसके सामने एक छोटी मेज थी, जिस टाट की थोड़ा जरहेलाद पर सफेद कपड़ा बिछा था, जहां एक ऐसी चीज रखी थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दुर्गा मां की एक टूटी हुई समय के साथ पीली पड़ चुकी मूर्ति। वह प्रिया थी, वही बच्ची जो कभी टपकती छत वाले घर में हर रात मूर्ति को गले लगाकर सोती थी। अब वह एक परिपक्व महिला थी, जिसकी मुस्कान कोमल थी और आंखें गर्मियों की पहली बारिश की तरह गर्म थीं। सब जानते थे कि प्रिया एक हरी चप्पल नाम की चैरिटी की संस्थापक थी, जो गरीब बच्चों को स्कूल जाने में मदद करती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसकी प्रेरणा एक अनकही इच्छा और एक टूटी हुई मूर्ति से शुरू हुई थी। प्रिया की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द लोगों के दिलों में उतर रहा था। जब मैं 8 साल की थी, तो मैंने एक सही सलामत चप्पल की कामना की थी, ताकि दोस्त मेरा मजाक कर न उड़ाएं। हर रात मैं दुर्गा मां से चुपचाप यही कहती थी। अगले दिन मैंने दरवाजा खोला और घर के सामने एक हरे रंग की प्लास्टिक की चप्पल लटकी हुई पाई। किसी ने नहीं कहा कि यह पायरी दोस्त, मैंने कहा कमेंटी कर किसने दी, लेकिन मुझे विश्वास था कि दुर्गा मां ने सुन लिया है। नीचे बैठे बच्चे सिर उठाकर देखने लगे। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ ने अपनी आस्तीन कसकर पकड़ ली। प्रिया ने आगे कहा, अपना हाथ धीरे से मूर्ति के टुकड़े पर रखते हुए, कई साल बाद यह मूर्ति गिरकर टूट गई। मैंने सोचा था कि मेरी सारी किस्मत खत्म हो जाएगी, जैसे मैंने अपनी दूसरी मां को खो दिया हो। लेकिन फिर किसी ने मुझसे कहा, दुर्गा मां मूर्ति में नहीं है, वह तुम्हारे दिल में है। यह बात आज तक मेरे साथ है। एक कागड़ा बूर काय मां मूर्ति है। पल की खामोशी। बाहर हवा खिड़की से आ रही थी, अपने साथ गीली घास की महक ला रही थी। उस माहौल में प्रिया ने हाथ जोड़े सिर झुकाया। भले ही मूर्ति टूट गई हो, भले ही जिंदगी ने मुझे झकझोर दिया हो, लेकिन हर बार जब मैं कुछ अच्छा करती हूं, तो मुझे लगता है जैसे दुर्गा मां मुस्कुरा रही हैं। वह हर उस इंसान में रहती हैं जो दूसरों से प्यार करना जानता है, जो बिना चप्पल वाले पैर को उठाने के लिए झुकना जानता है, या फुटपाथ पर बैठे किसी बूढ़े के लिए खिचड़ी पैक करना जानता है। तालियां गड़गड़ाहट वाली नहीं थीं, लेकिन सच्ची थीं। प्रिया को तालियों की जरूरत नहीं थी। उसे बस यह चाहिए था कि इन बच्चों में से कोई एक अपने दिल में एक चिंगारी जलाए रखे, जैसे उसने तब जलाई थी जब उसके चारों ओर केवल टपकती छत, फटी चप्पलें और महीने का आखिरी मैगी का पैकेट था। सत्र के अंत में उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें उसका पूरा बीता हुआ बचपन समाया हो। दुर्गा मां की मूर्ति टूटी होने पर भी मुझे रास्ता दिखाती रही, क्योंकि मुझे विश्वास है कि दुर्गा मां उन लोगों में रहती हैं जो प्यार करना जानते हैं। और यह एक ऐसे सफर का अंत था जो छोटा लग सकता है, लेकिन जिसने कई दिलों को गर्म कर दिया था। जीवन हमेशा उन बच्चों के लिए उदार नहीं होता जो गरीबी में पैदा होते हैं। कुछ फटे कंबल, घिसी हुई चप्पलों और चारों ओर से टपकती छत के साथ बड़े होते हैं। लेकिन अगर दिल में एक रोशनी की किरण हो, एक छोटा सा विश्वास हो, तो वह रोशनी सबसे अंधेरे दिनों से गुजरने के लिए काफी होती है। प्रिया का बचपन पूरा नहीं था। उसने कभी सोचा था कि एक प्लास्टिक की चप्पल एक विलासिता है। वह तब रोई थी जब दुर्गा मां की मूर्ति टूट गई थी। उसे विश्वास था कि मूर्ति का खोना मां का खोना है, किस्मत का खोना है और जिंदगी में सहारे का खोना है। लेकिन उन्हीं नुकसानों से उसने सबसे बड़ा सबक सीखा। विश्वास रूप में नहीं, बल्कि दिल में होता है। प्यार को जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, बस उसे लगातार और सच्चा होना चाहिए। दुर्गा मां की मूर्ति टूटी होने पर भी प्रिया के बड़े होने के लिए एक दीपक बनी रही। नेहा जो खून की रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन दया से भरी थी।
इस पोराप खारे नहीं ताई गराते प्रिया के बड़े होने के लिए एक दीपक बनी रही। बात का सबूत बन गई कि कभी कभी माँ वह नहीं होती जो हमें जन्म देती है, बल्कि वह होती है जो हमें सबसे ज्यादा निराशा में नहीं छोड़ती। अगर कोई थके हुए दिनों से गुजर रहा है तो कृपया याद रखें, एक कटोरी खिचड़ी टूटी मूर्ति रखने वाला एक लकड़ी का डिब्बा, कोई जो हर रात आपके साथ पढ़ने को तैयार हो, यह सब चमत्कार हो सकते हैं जब तक आप अच्छाई में विश्वास करना जानते हैं। और अगर इस कहानी के बाद कोई दर्शन देना हो तो वह बस इतना ही है, भगवान कमल पर भी बैठ सकते हैं और एक प्यार करने वाले बच्चे के दिल में भी रह सकते हैं। मूर्ति टूट सकती है, लेकिन विश्वास और अच्छाई अगर सच्ची हो तो कभी नहीं खोती। हर दिन की इन बातों को सुनने के लिए, समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो कृपया अपनी भावनाएं साझा करने में संकोच न करें। आपका हर शेयर एक छोटी सी लौ है जो अच्छाई की कहानियों को और दूर तक फैलाने में मदद करती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इंसानियत से भरी जिंदगी की इन कहानियों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक कहानी सुना देना ही एक खामोश आत्मा को बचा लेता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमें कहां से देख या सुन रहे हैं। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? हमारी यही कामना है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसे आप हम सबके साथ बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर भेजिए। हम आपकी कहानी को सभी के साथ साझा करेंगे।